चर्चा में हम भारत के नवीनतम वेटलैंड्स के इस पूरे परिदृश्य को डिकोड कर रहे हैं। हमारे पास एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज है जो खास तौर पर अप्रैल 2026 के ताज़ा अपडेटेड 99 रामसर साइट्स और उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के आंकड़ों पर आधारित है। जी, और हमारा मिशन सिर्फ इन आंकड़ों को पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें तो इन झीलों के पीछे की उन हैरान करने वाली भौगोलिक घटनाओं और जल सुरक्षा के महत्व को समझना है। तो झीलों की इन कहानियों में गोता लगाने से पहले मुझे लगता है कि ये रामसर शब्द समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर ये कहाँ से आया? ये एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल है। इस रामसर टैग की जो कहानी है ना, वो 2 फरवरी 1971 से शुरू होती है। अच्छा, 1971 से? हाँ, ये वो तारीख थी जब ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर बसे एक बहुत ही खूबसूरत शहर जिसका नाम रामसर है, वहाँ एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ओह, तो रामसर असल में एक शहर का नाम है? जी बिल्कुल। उस समय ना दुनिया भर के वैज्ञानिक पहली बार ये समझने लगे थे कि वेटलैंड्स कोई बेकार जमीन या दलदल नहीं है जिन्हें बस सुखाकर नई इमारतें बना दी जाएं। ये असल में हमारी पृथ्वी की किडनी है। पृथ्वी की किडनी मतलब जैसे हमारे शरीर में किडनी काम करती है वैसे ही? एकदम सही। जैसे किडनी खून को साफ करती है, वैसे ही ये वेटलैंड्स पानी को फिल्टर करते हैं और भूजल स्तर को रिचार्ज करते हैं, और सबसे बड़ी बात, बाढ़ के पानी को सोखकर भारी तबाही से बचाते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इस कन्वेंशन का मुख्य लक्ष्य सिर्फ पानी बचाना नहीं था, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को एक सुरक्षा कवच देना था। दस्तावेज भी यही बताता है कि इसका कोर गोल जल सुरक्षा और जैव विविधता का संरक्षण करना था। बिल्कुल। और शायद इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। अगर मैं इसे अपने तरीके से कहूँ तो रामसर का टैग मिलना ना किसी भी झील के लिए एक वीआईपी सिक्योरिटी कवर मिलने जैसा है। अरे, ये वीआईपी सिक्योरिटी कवर वाली बात एकदम सटीक है। जैसे ही किसी वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया जाता है, उसके चारों ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निगरानी लागू हो जाती है। मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं, कोई अवैध निर्माण नहीं हो सकता। और इसी सुरक्षा के विस्तार के साथ अप्रैल 2026 के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत में अब कुल 99 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। 99 साइट्स, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और ये पूरे भारत में लगभग 13.5 लाख हेक्टेयर के विशाल क्षेत्रफल में फैली हुई हैं। और हाल ही में जो नए नाम जुड़े हैं वो बताते हैं कि संरक्षण का काम कितनी तेजी से चल रहा है। हाँ, मैंने भी स्रोत में देखा कि हालिया जुड़ाव में गुजरात के कच्छ का छारी ढंड शामिल है, जो 277 वर्ग किलोमीटर का एक बहुत विशाल इलाका है। इसके अलावा यूपी के एटा जिले का पटना बर्ड सेंचुरी भी जुड़ा है। जी। लेकिन जो सबसे खास मुझे लगा वो है भारत का 99वां मील का पत्थर। 22 अप्रैल 2026 को, जो संयोग से पृथ्वी दिवस भी होता है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा बर्ड सेंचुरी को 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया। बिल्कुल, शेखा झील। हाँ, शेखा झील कोई बहुत बड़ा समंदर तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसे ये वीआईपी टैग मिला। इससे मुझे लगता है कि आकार से ज्यादा अहमियत उस जगह की पारिस्थितिकी की होती है। एकदम सही पकड़ा आपने। शेखा झील भले ही आकार में छोटी हो, लेकिन वो हजारों प्रवासी पक्षियों के लिए एक बेहद क्रिटिकल स्टॉप ओवर का काम करती है। स्टॉप ओवर मतलब एक तरह का ढाबा? हाँ, पक्षियों के लिए एक सुरक्षित हाईवे ढाबा समझ लीजिए, जहां वो अपनी लंबी उड़ानों के बीच आराम करते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम इन 99 साइट्स का राष्ट्रीय स्तर पर विश्लेषण करें ना, तो राज्यों की रैंकिंग हमें एक बहुत ही अलग तस्वीर दिखाती है। वो कैसे? पूरे भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु में, वो अपनी 20 साइट्स के साथ नंबर 1 पर है। तमिलनाडु का नंबर 1 पर होना तो काफी हद तक समझ में आता है। मतलब जब हम वेटलैंड्स की बात करते हैं तो दिमाग में बड़े डेल्टा या समुद्री तट ही आते हैं। तमिलनाडु एक तटीय राज्य है, वहां मन्नार की खाड़ी है, पल्लीकरनई जैसी दलदली जगहें हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज मुझे बहुत हैरान करी है। रैंकिंग में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश कुल 12 साइट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। जी हाँ, 12 साइट्स। और तीसरे स्थान पर बिहार, उड़ीसा और पंजाब है, जहां 6-6 साइट्स हैं। पर यूपी को लेकर मुझे सच में उलझन हो रही है। यूपी पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ यानी एक लैंडलॉक राज्य है। जी हाँ। यहाँ कोई समुद्र नहीं है, तो इन समतल मैदानी इलाकों में इतनी सारी वेटलैंड्स आखिर बनती कैसे है? ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषणात्मक सवाल है।
देखिए, तटीय इलाकों में तो समुद्र से दलदल बन जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी राज्य का भूगोल अपने आप में एक अलग रहस्य है। अच्छा। यूपी असल में गंगा, यमुना और उनकी दर्जनों सहायक नदियों का एक विशाल जलोढ़ मैदान है। सदियों से ये नदियां हिमालय से भारी मात्रा में पानी और गाद लेकर इन मैदानों से गुजरती रही हैं। तो बाढ़ का पानी। बिल्कुल। जब मानसून में पहाड़ों पर भारी बारिश होती है तो इन नदियों में भयंकर बाढ़ आती है। नदियां किनारे तोड़कर दूर दूर तक फैल जाती हैं और महीनों बाद जब पानी वापस लौटता है तो वो समतल जमीन पर मौजूद अनगिनत गड्ढों में अपना पानी छोड़ जाता है। ओ, मतलब ये पूरा मैदानी इलाका असल में नदियों का एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। वो खेलते हुए अपने पीछे पानी के बड़े बड़े तालाब छोड़ जाती है, जो बाद में स्थायी झीलों का रूप ले लेते हैं। एकदम सटीक उपमा है ये। और नदियां सिर्फ बाढ़ के पानी से ही झीलें नहीं बनाती, बल्कि इन मैदानी इलाकों से नदियां खुद जन्म भी लेती हैं। एक मिनट, क्या मैदानी इलाके से नदी का जन्म? हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि नदियां पहाड़ों और ग्लेशियर से निकलती हैं। यही तो मजेदार बात है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में ना एक फुलहर झील है। ये किसी पहाड़ पर नहीं बल्कि बिल्कुल समतल जमीन पर है और इसी झील से एक पूरी की पूरी नदी का उद्गम होता है, गोमती नदी। अरे वाह, ये तो सच में अद्भुत है। लेकिन अगर वहां बर्फ या पहाड़ नहीं है तो उस फुलहर झील में इतना पानी आता कहां से कि गोमती जैसी विशाल नदी बन जाए? इसका जवाब है भूजल यानी ग्राउंड वाटर। मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर भूजल का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो सतह को चीर कर एक प्राकृतिक स्प्रिंग या फव्वारे के रूप में बाहर फूट पड़ता है। अच्छा, तो जमीन के अंदर का पानी? हाँ, पानी लगातार अंदर से उबलकर बाहर आता है और वही गोमती नदी बन जाता है। ये दिखाता है कि जमीन के नीचे के पानी को बचाना कितना जरूरी है। सच में ये प्रकृति की एक बहुत ही खूबसूरत इंजीनियरिंग है। और नदियों की इस कारीगरी का एक और रूप हमें गोखुर झीलों में देखने को मिलता है। जी, गोखुर झीलें यानी ऑक्सबो लेक्स। हाँ, हमारे स्रोत में यूपी के बलिया जिले के सुरहा ताल का जिक्र है। अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूँ तो गोखुर झीलें असल में प्रकृति के बचे हुए गड्ढे या लेफ्टओवर पडल्स हैं। जब कोई नदी मैदान में बहती है तो वो सीधे नहीं चलती, बल्कि सांप की तरह बल खाकर बहती है ना? बिल्कुल सही। मैदानों में जमीन समतल होती है तो पानी की गति धीमी हो जाती है। जहां मिट्टी नरम मिलती है, नदी उसी तरफ मुड़ जाती है और बड़े बड़े यू आकार के लूप बनाती है। और फिर जब कभी भारी बाढ़ आती है तो नदी अचानक फैसला करती है कि वो इस लंबे घुमावदार रास्ते से नहीं जाएगी। वो एक नया सीधा रास्ता काट लेती है। हाँ, पानी शॉर्टकट ले लेता है। बिल्कुल। और जब वो सीधा रास्ता पकड़ लेती है तो वो पुराना यू आकार का घुमाव मुख्य धारा से कट जाता है। वही कटा हुआ हिस्सा एक घोड़े की नाल या गाय के खुर यानी गोखुर के आकार की झील बन जाता है। बलिया का सुरहा ताल गंगा नदी द्वारा बनाई गई ऐसी ही एक प्राकृतिक गोखुर झील है। एकदम सही। और ये प्राकृतिक झीलें ना सिर्फ रुके हुए पानी के गड्ढे नहीं होते हैं, ये जीवन का सबसे बड़ा केंद्र बन जाती हैं। मुख्य धारा से कटने के बाद पानी शांत हो जाता है, उसमें खास वनस्पतियां उगती हैं जिससे मछली और कीड़ों को पनपने का मौका मिलता है। हाँ, और यही प्रचुर भोजन हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले मेहमानों को आकर्षित करता है। मेहमान मतलब विदेशी पक्षी, राइट? स्लोत में संत कबीर नगर के बखेरा वन्य जीव अभयारण्य का भी जिक्र है, जिसे बखीरा सागर कहते हैं। जी। ये 1990 में स्थापित हुआ था और पूर्वी यूपी की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। लेकिन जो आंकड़ा मुझे चौंकाता है वो ये है कि सर्दियों में यहाँ 40,000 से ज्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं। और वो भी साइबेरिया, यूरोप और तिब्बत से। जरा उस यात्रा की कल्पना कीजिए। सर्दियों में साइबेरिया का तापमान 0 से बहुत नीचे चला जाता है, सारी नदियां बर्फ बन जाती हैं। खाने को कुछ नहीं बचता होगा। बिल्कुल नहीं। ऐसे में वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बर्फीले तूफानों और हिमालय को पार करते हुए भारत के इन मैदानी इलाकों की तरफ आते हैं। और बखीरा सागर उनके लिए एक इंटरनेशनल विंटर रिसोर्ट बन जाता है। अगर कल को हम इस झील को पाट कर वहां कोई मॉल बना दें तो साइबेरिया के उन 40,000 पक्षियों के पास कोई जगह ही नहीं बचेगी। उनका पूरा जीवन चक्र ही तबाह हो जाएगा। इसीलिए रामसर जैसे समझौते जरूरी हैं। ये हमें एहसास दिलाते हैं कि दुनिया के एक कोने की झील का संबंध दूसरे कोने के जीवन से है। बहुत गहरी बात कही आपने। लेकिन
जहां एक तरफ प्रकृति पानी से जीवन देती है, वहीं कभी-कभी यही पानी इतिहास को पूरी तरह से निगल भी लेता है। ओह, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और ये हमें हमारे स्रोत के सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ ले जाता है, रामगढ़ ताल की कहानी। जी, गोरखपुर का रामगढ़ ताल। हाँ, ये एक विशालकाय झील है, लगभग 18 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई। लेकिन ये झील हमेशा से यहाँ नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम इतिहास देखें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी बुद्ध के काल के आसपास, ये इलाका रामग्राम कहलाता था। और ये कोई गांव नहीं बल्कि प्राचीन कोलीय गणराज्य की राजधानी था। एक समृद्ध और शक्तिशाली नगर। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी राजधानी गायब हो गई और वहां झील बन गई? इसका जवाब फिर से यूपी की नदियों के उसी खतरनाक स्वभाव में है। कोलीय गणराज्य के पास राप्ती नदी बहती थी। शोध बताते हैं कि किसी साल राप्ती में एक ऐसी प्रलयकारी बाढ़ आई जिसने नदी का पूरा रास्ता ही बदल दिया। हे भगवान! हाँ, राप्ती नदी अपने पुराने रास्ते को छोड़कर सीधे रामग्राम शहर के बीच से बहने लगी। उस तबाही ने पूरे नगर को जलमग्न कर दिया। इमारतें डूब गईं और वो प्राचीन राजधानी हमेशा के लिए एक विशाल पानी के गड्ढे में बदल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि रामगढ़ ताल कोई आम झील नहीं है, ये तो भारत का अपना एटलांटिस है। एक ऐसा प्राचीन शहर जो पानी के गुस्से का शिकार होकर हमेशा के लिए डूब गया। बिल्कुल। आज जब लोग गोरखपुर के रामगढ़ ताल में मोटर बोट चलाते हैं तो उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं होता कि उनके ठीक नीचे 2500 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष दबे हैं। और विडंबना देखिए, जो जगह कभी एक भयानक तबाही का गवाह बनी थी, वो आज एक बहुत ही शांत प्राकृतिक इकोसिस्टम बन चुकी है। आज ये पूर्वांचल का ग्रीन मरीन ड्राइव और वाटर स्पोर्ट्स हब बन चुका है। प्रकृति कैसे खुद को समय के साथ ढाल लेती है, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन जहाँ प्रकृति ने अपनी ताकत से मानव बस्तियों को डुबोकर झीलें बनाई, वहीं इंसानों ने भी प्रकृति को बांधकर विशालकाय झीलों का निर्माण किया है। हाँ, और इसमें सबसे पहला नाम आता है गोविंद वल्लभ पंत सागर का। ये सोनभद्र जिले में रिहन नदी पर स्थित है। ये यूपी की और पूरे भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम यानी मानव निर्मित। जी, इंसानों ने बिजली पैदा करने और सिंचाई के लिए रिहन नदी के बहाव को एक कंक्रीट के विशाल बांध से रोक दिया था कि इसका अपना एक अलग माइक्रो क्लाइमेट बन गया है। हाँ, बिल्कुल। मतलब इस झील से इतना ज्यादा वाष्पीकरण होता है कि ये आसपास के मौसम और बारिश के पैटर्न को ही प्रभावित करने लगा है। ये इंसान की इंजीनियरिंग की चरम सीमा है। लेकिन इंसान द्वारा बनाई गई हर झील सिर्फ बांध के लिए नहीं होती। कुछ शहरों की प्यास बुझाने के लिए भी बनी, जो बाद में बिल्कुल प्राकृतिक आर्द्र भूमि जैसी हो गई। जैसे आगरा की कीटम झील, जिसे सूर सरोवर भी कहते हैं। एकदम सही उदाहरण। कीटम झील आगरा को पानी देने के लिए बनी थी, लेकिन आज ये 106 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का घर है और 2020 में इसे भी रामसर साइट का वीआईपी टैग मिल गया। जी, लेकिन यहाँ परीक्षा के रणनीतियों के लिहाज से एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। अक्सर लोग प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों में भ्रमित हो जाते हैं। वो कैसे? उन्हें लगता है कि कृत्रिम झील का मतलब सिर्फ वही है जो पिछले 50-60 सालों में सीमेंट से बनी है। लेकिन ऐतिहासिक राजाओं द्वारा बनवाई गई सदियों पुरानी झीलें भी कृत्रिम ही कहलाती हैं। ओह, ये तो बहुत बारीक पॉइंट है। जैसे दस्तावेज में महोबा के मदन सागर का जिक्र है, जो चंदेल शासकों ने बनवाया था, या झांसी का बरुआ सागर। बिल्कुल। आम लोग इन्हें देखकर सोचेंगे कि ये तो प्राकृतिक है क्योंकि ये सदियों से वहां है। लेकिन सच ये है कि राजाओं ने पानी सहेजने के लिए पत्थरों की दीवारें बनाकर इन्हें बनाया था, तो उत्पत्ति इंसान के हाथों हुई, इसलिए ये आर्टिफिशियल है। एकदम सही। जबकि दूसरी तरफ सुरहा ताल या फुलहर झील पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। लेकिन संरक्षण के लिहाज से देखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज दोनों ही महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल हब बन चुके हैं। बिल्कुल। पर्यावरण संरक्षण सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है। हमारे पूर्वजों के बनाए ऐतिहासिक जलाशय भी संरक्षण के पूरे हकदार हैं। और इसी के साथ हम इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज का सफर वाकई ज्ञानवर्धक रहा। 1971 में ईरान के रामसर शहर से शुरू होकर हम 2026 में भारत की 99वीं साइट अलीगढ़ की शेखा बर्ड सेंचुरी तक पहुंचे। हमने देखा कि कैसे यूपी जैसा मैदानी राज्य 12 साइट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। फुल्लर झील से गोमती का जन्म देखा और सुरहाताल जैसी गोखुर झीलों को समझा। बखीरा सागर में विदेशी पक्षियों का रिजॉर्ट देखा और रामगढ़ ताल का वो डूबा हुआ प्राचीन इतिहास भी खंगाला।
और अंत में जीबी पंत सागर जैसी विशाल कृत्रिम झीलों का माइक्रोक्लाइमेट भी समझा। अगली बार जब भी कोई झील दिखेगी तो दिमाग में जरूर आएगा कि कहीं इसके नीचे कोई शहर तो नहीं, या ये पक्षी साइबेरिया से तो नहीं आए। बिल्कुल। और इसी विचार पर मैं एक बहुत गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। आज हमने देखा कि कैसे रामगढ़ ताल 2500 सालों बाद एक प्राकृतिक इकोसिस्टम बन चुका है। जी। तो जरा सोचिए, आज हम जो ये विशाल कृत्रिम बांध बना रहे हैं, जैसे जीबी पंत सागर, आज से ठीक 1000 या 2000 साल बाद ये कैसे दिखेंगे? उफ, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। क्या भविष्य की पीढ़ियां इन्हें कृत्रिम मानेंगी, या हजारों सालों बाद वे इन्हें पूरी तरह से प्राकृतिक वेटलैंड्स मानकर उसी तरह संरक्षित करेंगी जैसे आज हम सदियों पुरानी रामसर साइट्स को करते हैं? समय के पैमाने पर प्राकृतिक और कृत्रिम के बीच की रेखा कहाँ मिट जाती है, ये सच में सोचने वाली बात है। समय और प्रकृति का ये चक्र लगातार सब कुछ नया रूप देता रहता है। और श्रोताओं के लिए इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। आशा है झीलों की ये छिपी हुई दुनिया आपको एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर